नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में आप सभी का स्वागत है। खबरों की करते हैं शुरुआत। खबर रायपुर से है, जहां भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान जोरों पर है। इसी कड़ी में मंत्री और नेता बूथ स्तर पर पहुंचकर अभियान में शामिल हुए। सीएम विष्णु देव साय खुद रायपुर राजधानी के नेताजी सुभाष वार्ड के खमारडी बूथ में पहुंचकर अभियान में शामिल हुए। सीएम साय ने कार्यक्रम में 4 प्रदेश स्तरीय खिलाड़ियों के साथ साथ बूथ के सभी लोगों को बीजेपी की सदस्यता दिलाई है। अब पिछली सरकार तो किसी को कहीं का नहीं छोड़े और आप ही बता रहे हैं कि मंदिर भी टपक रहा है, तो जब मंदिर को ही भगवान को ही नहीं छोड़े तो आप सोच सकते हैं कि पूरा जो वादा उन्होंने किया था 2018 के विधानसभा चुनाव में, और प्रदेश की जनता भी बहुत बड़ा विश्वास कांग्रेस पार्टी के प्रति की थी और बहुत बड़ा जनादेश कांग्रेस पार्टी को मिली थी, लेकिन एक भी वादा 5 साल में पूरा नहीं कर पाए। इसलिए 2023 के विधानसभा चुनाव में उनको सरकार से हाथ धोना पड़ा। वहीं रायगढ़ के शासकीय स्वर्गीय लखीराम अग्रवाल स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और बेहतर चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बेहतर कदम उठाने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। वित्त मंत्री ने बताया कि रायगढ़ के शासकीय मेडिकल कॉलेज और चिकित्सा शिक्षा के अधिकारियों की बैठक लेकर मौजूदा व्यवस्थाओं और सुविधाओं की समीक्षा की गई है। बेहतर उपायों के लिए रोड मैप भी तैयार किया गया है। शिक्षा की गुणवत्ता व स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को बेहतर बनाने में विशेष कदम भी उठाए गए। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने यह समीक्षा बैठक की। शासकीय मेडिकल कॉलेज के साथ ये बैठक की गई है। बैठक में तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे। मौजूदा व्यवस्थाओं और सुविधाओं की सुधार पर चर्चा की गई। मेडिकल कॉलेज के बहुत सारी समस्याएं हैं। बिल्डिंग बने हैं, कई अधूरे हैं, कई मेंटेनेंस की ज़रूरत है, कई एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, कई मैन पावर की भर्ती का इशू है, कहीं पे कई पॉलिसी नीतिगत विषय हैं, उसके अलावा कई चीज़ों में लापरवाही भी नज़र आती है। तो इन सबके मद्देनज़र आज हम लोगों ने कमिश्नर मेडिकल एजुकेशन आयुक्त मैडम डॉक्टर किरण कौशल जी रायपुर से आई हुई हैं, सीजीएमएससी के एमडी रायपुर से आए हुए हैं, कलेक्टर साहब हैं, इन सब की उपस्थिति में डीन साहब और मेडिकल सुपरिटेंडेंट सबको साथ बिठा करके उनके पूरे इश्यूज़ को समझने का प्रयास किया गया है और आने वाले समय में ये चीज़ें कैसे बेहतर हो सके, इसके लिए एक बड़ी प्लानिंग करके एक रोड मैप बनाया गया है, जिसमें हमने पूरा आश्वासन दिया है कि जो भी फंड रिक्वायरमेंट्स हैं उसे छत्तीसगढ़ शासन, हमारी सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में वित्त विभाग पूरा करेगा। वही खबर रायपुर से है, जहां प्रदेश के वन मंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार की पार्टी है। वन मंत्री ने कहा कि मैं भूपेश बघेल और दीपक बैज से सवाल किया कि आपने खल्लारी और राजनांदगांव की महिला नेत्रियों से पैसा लेकर टिकट देने की बात कही है। लाखों रुपए की हेराफेरी की शर्म आनी चाहिए। आपकी राजनीति पर आपने पूरी तरह से छत्तीसगढ़ को शर्मसार कर दिया है। तो वन मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला। जब सरकार में थी तब उन्होंने पूरे प्रदेश में भू माफिया, शराब माफिया, जंगल माफिया, कोयला माफिया, और अब जब चुनाव हो चुका है तो टिकट माफिया के नाम से जग जाहिर हो चुका है। इनके वास्तविक चेहरे अब सामने आ रहे हैं। मैं भूपेश बघेल से और दीपक बैज से पूछना चाहता हूं कि हमारे एसटी एससी वर्ग के जो खल्लारी और राजनांदगांव के महिला नेत्रियों को आपने पैसा लेकर के टिकट देने की बात कही और लाखों रुपए का जिस तरीके से हेरा फेरी की, शर्म आती है आपकी राजनीति पर। आपने पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ को शर्मसार किया है। आपको जवाब देना होगा। छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ में किस तरीके से आपने दुर्व्यवहार किया, किस तरीके से लोगों को छलने का काम किया है, ये तो जग जाहिर था। लेकिन इसके साथ साथ आपने अपनी पार्टी के लोगों को भी नहीं छोड़ा। तो इससे
सीधा सीधा तय होता है कि आपकी निष्ठा केवल और केवल गांधी परिवार के प्रति है। राहुल गांधी का कितना हिस्सेदारी था, कुमारी शैलजा का कितना हिस्सेदारी था, इसका पूरा हिसाब आपको जनता के बीच में लाना चाहिए। वहीं कोरबा में अवैध रूप से नदी किनारे महुआ शराब की भट्टी पर महिला समिति ने धावा बोल दिया और तोड़फोड़ भी शुरू कर दी है। महिलाओं को देख शराब बनाने वाले मौके से फरार हो गए हैं। अवैध शराब का कारोबार यहां पर काफी दिनों से चल रहा था। गांव की हालात खराब देख महिलाओं ने इनको मना भी किया, लेकिन वह नहीं माने। हद तो तब हो गए जब स्कूल के बच्चे शराब पीकर स्कूल जाने लगे हैं। यह जानकारी लगते ही गांव की महिलाओं का गुस्सा चरम पर पहुंच गया और उन्होंने अवैध शराब बनाने वालों पर धावा भी बोल दिया और सब तहस नहस कर डाला है। महिलाओं का सर्जिकल स्ट्राइक आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से कोरबा में लगातार जारी है। वहीं इस पूरे यहाँ पर हम लोग सरपंच जनपद और पूरे ग्रामवासी आ करके बुनियादी कोटवार के द्वारा बुनियादी करवा करके जितना भी शराब बनाते हैं उनको बुलाया गया है कि अब बंद कर दीजिए। गांव में गलत प्रभाव पड़ रहा है। छोटे छोटे बच्चे भी माने शराब पी करके स्कूल जा रहे हैं। यहाँ से यहाँ शिक्षक से भी शिकायत आ रहा है हम लोग से कि बच्चे लोग शराब पी करके आते हैं। तो सभी को बुलवाया गया था, सभी मना कर दिए थे हम लोग नहीं बनाएंगे। उसके बाद भी दूसरा दिन हुआ, फिर बनाना चालू कर दिए। तो हम आबकारी विभाग से भी मिले और वहाँ से भी हमको आश्वासन मिला कि आप लोग वहाँ पकड़वाइए, कहाँ मिलता है हम आएंगे तुरंत। यहाँ पे मतलब कुछ लोग जो है मुँह शराब बनाते हैं। आज पता चला कि महिलाएं जो वहाँ पे अड्डे में गई हैं उनके, और वहाँ कुछ तोड़ फोड़ का काम चल रहा है। बोले सरपंच जी संपर्क किया गया तो बोले आप लोग भी आ जाओ बोले, और हम लोग यहाँ पे आए और इनके मतलब कार्रवाई में मतलब हम लोग साथ दिए और उनका मदद किए। अब यहाँ पे लाहन मिला, बोले 7-10 बोरियों में लाहन मिला है, उसको नष्टीकरण किए हैं। यहाँ पर हम लोग तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सोहेल किदवई कोरबा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। सीधे रुक करते उनकी तरफ। सोहेल, क्या कुछ है ये पूरा मामला और महिलाओं का आक्रोश साफ तौर पर देखने को मिल रहा है? श्रुति, इंडिया वॉइस ने जो इस मामले को उठाया है वास्तव में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जो कि लोटलोटा कोरबा से मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर दूर लोटलोटा गांव आता है। वहां पे जंगल में जो अवैध शराब का कारोबार है वो बहुत तेजी से जारी था और बहुत बड़े स्तर पे जारी था। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये बिना आबकारी विभाग के हरी झंडी के ये संभव हो, ये सब मिली भगत से हो रहा था। लेकिन गांव वालों का सब्र तब टूट गया जब छोटे छोटे बच्चे शराब पी के स्कूल जाने लगे। तब गांव की महिलाओं ने ये निर्णय लिया और उन्होंने सब ने मिल करके जाकर के वो शराब भट्टी जितनी थी उसको तोड़ दिया और उसके बाद सब तहस तहस कर दिया। श्रुति, तो ये आक्रोश पहले भी उठ सकता था, लेकिन अगर इस तरीके की आवाज पहले बुलंद नहीं की गई महिलाओं के द्वारा या वहां पर लोगों के द्वारा, तो इसके पीछे आखिर किसका हाथ है? क्या बड़े प्रशासन की तरफ से, बड़े अधिकारियों का हाथ है? आखिर किसकी मिलीभगत है इसमें? बड़ा सवाल पूछा आपने श्रुति। दरअसल इसमें बिना आबकारी विभाग के मिलीभगत के संभव ही नहीं था। जिस तादाद में वो वहां पे शराब बनाई जा रही थी, ऐसा नहीं है कि आबकारी विभाग को मालूम नहीं होगा, लेकिन गांव वालों ने आबकारी विभाग से लेकर कलेक्टर तक शिकायत की थी इसकी, लेकिन हुआ कुछ नहीं। आखिर मामला खुद महिला समिति को अपने हाथ में लेना पड़ा, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। सवाल तो आबकारी विभाग पर उठ ही रहा है। श्रुति, सोहेल, देरी की मुख्य वजह क्या है? क्या भ्रष्टाचार है? आबकारी नीति, अगर आबकारी विभाग इस तरीके से सक्रिय नहीं होगी तो इस तरीके से बच्चों पर क्या कुछ असर पड़ा है इसको आप भी देख सकते हैं, जनता भी इसकी भुक्तभोगी हो गई है। तो आखिर आबकारी विभाग को इतनी देरी करने की, इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है? श्रुति, ये अच्छी तरह से जाना जा सकता है कि आबकारी विभाग की इसके पीछे वजह वही है कि उन लोगों से बकायदा वसूली की जाती थी। आबकारी इसीलिए वो गांव के लोगों से लड़ लेते थे, बेफिक्र होते थे। और यहाँ तक की खबर आ रही है, यहाँ तक सूचना मिल रही है कि पुलिस और आबकारी विभाग बकायदा उनसे महीना वसूली करते थे। जब थक गए गाँव वाले, तब जाकर के उन्होंने ये कदम उठाया। श्रुति,
बिल्कुल सोहेल, एक तरफ जहां भ्रष्टाचार या फिर इस तरीके से जब भी अवैध कुछ भी होता है, इस पे सीएम साई की सरकार पर उंगली उठती है और सीएम साई की सरकार हमेशा ही दावा करती है कि वो गलत कामों में और इस तरीके के साफ तौर पर कामों पर रोक लगाएगी या प्रतिबंध लगाएगी, लेकिन धरातल पर सोहेल इस तरीके से कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और खुद विडंबना है कि खुद महिलाओं को इसके लिए आगे आना पड़ रहा है। अब इस पूरे तोड़फोड़ के बाद, स्ट्राइक के बाद, महिलाओं के स्ट्राइक के बाद प्रशासन का क्या कुछ रुख है, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ बयान सामने आ रहे हैं? श्रुति, एक्चुअली में प्रशासन की तरफ से, आबकारी विभाग की तरफ से बयान दिया गया है कि हमको महिलाओं ने सूचना दी, उसके बाद हम पहुंचे, हमने तुरंत कार्रवाई की। तो जब उनसे पूछा गया कि आपने पूर्व में कार्रवाई क्यों नहीं की, जैसा कि आपने अभी प्रश्न पूछा, तो उनका ये कहना था नहीं हमको जानकारी मिली है तो हम आए हैं। और सवाल ये उठता है कि इनको पहले से जानकारी कैसे नहीं थी? तो इसका सीधा सीधा इनको जानकारी थी श्रुति, बावजूद इसके उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। और इसमें वास्तव में अब जहां तक सरकार का सवाल है तो सख्ती तो की जा रही है, लेकिन कहां तक ये इसमें लगाम लगेगी ये तो आने वाला समय ही बताएगा। बिल्कुल सोहेल, आगे क्या कुछ आबकारी विभाग एक्शन लेगा और इस तरीके के कितने शराब कारोबारी हैं, इस तरीके से कितने शराब कारोबार चल रहा है, अवैध शराब कारोबार एक्चुअली में कोरबा जिले में चारों तरफ अवैध शराब का कारोबार चलता है। हाँ। चाहे आप लोटलोटा की बात करें या करतला की बात करें या पूरी उपरोड़ा की बात करें या श्यांग की बात करें, यहाँ पर बराबर ये कारोबार होता है और ये नाक के नीचे होता है आबकारी विभाग के, बावजूद इसको रोका नहीं जाता। अब ये अभी जो मामले खुल के आ जाते हैं वही प्रकाश में आप आते हैं, बाकी तो इनको खुली छूट दी गई है। सोहेल, इस सर्जिकल स्ट्राइक के बाद क्या किसी की गिरफ्तारी हुई है या सभी फरार बताए जा रहे हैं? श्रुति नहीं, इसमें जो शराब तस्कर थे वो तो फरार हो गए हैं, जिनको पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है और इसमें कोई सजा नहीं होती, आबकारी एक्ट की तहत सजा होती है, छोटी सजा होती है और ये छूट जाते हैं। यही कारण है कि इनके जो वो है बड़ा हुआ है। ठीक है सोहेल, बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए आपका। तो इस तरीके से अवैध शराब भट्टी पर सर्जिकल स्ट्राइक किया गया है महिलाओं के द्वारा और लगातार इस तरीके से अवैध शराब भट्टी कोरबा में काफी सक्रिय नजर आ रही है और ऐसे में बच्चों पर भी इसका असर दिखने लगा था, जिसके बाद महिलाओं ने इस तरीके से अहम कदम उठाया है और भट्टी में तोड़फोड़ की है। खबरें बढ़ते आगे, खबर बिलासपुर से है, जहां जमीन के बदले नौकरी न देने से आक्रोशित ग्रामीणों ने आज प्रदर्शन किया है। इस दौरान महिला राष्ट्रीय पावर प्लांट के डायरेक्टर की गाड़ी के सामने लेट गई महिला को रास्ते से हटाने के लिए कंपनी को पुलिस बुलानी पड़ी है। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि कंपनी ने जमीन के बदले नौकरी देने का वादा किया था, जो अब तक पूरा नहीं किया गया है। तो नौकरी न देने से ग्रामीणों में आक्रोश है और इस तरीके से महिलाओं का प्रदर्शन आप तस्वीरों देख सकते हैं। वहीं बलौदाबाजार जिले में एक महिला की सड़ी गली लाश मिलने से हड़कंप मच गया। महिला जिले के ग्राम दंतरेंगी के घर में सालों से अकेली रहती थी। शुरुआती पूछताछ में पता चला है कि 4 दिन पहले पड़ोसियों ने महिला को आखिरी बार देखा था। पड़ोसियों का कहना है कि घर से दुर्गंध आ रही थी। फिर महिला के घर में जाकर देखा तो पता चला कि महिला की मृत्यु हो चुकी है। वहीं खून के छींटे कमरे की दीवारों पर मिलने से पुलिस को शक है कि कहीं हत्या का मामला ना हो। हालांकि फॉरेंसिक और पुलिस जांच कर रही है। आसपास के लोगों में दहशत का माहौल है। तो महिला की लाश मिली है और इस पूरे मामले के बाद गांव में दहशत का माहौल है। बलौदा बाजार में यह घटना हुई है, जहां महिला की सड़ी गली लाश मिली है। उसके कमरे में 4 साल से महिला अकेले ही रहती थी। तो वहीं खून के छींटे भी कमरे की दीवारों पर मिले हैं, जिससे पुलिस को शक है कि ये मामला हत्या का है। हालांकि फॉरेंसिक और पुलिस अभी मामले में छानबीन कर रही है। आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। वहीं आसपास के लोगों में दहशत का माहौल है। तो बलौदा बाजार की ये पूरी घटना, घर में खून मिलने से
लोगों में भी आक्रोश है और सड़ी गली लाश, यानी कि 4 दिन पहले ये मृत्यु हुई थी। शुरुआती पूछताछ में यह भी पता चला है कि 4 दिन पहले पड़ोसियों ने महिला को आखिरी बार देखा था। जब घर से दुर्गंध आने लगी तब महिला के घर पर जाकर पड़ोसियों ने छानबीन की तो पता चला महिला की मृत्यु हो चुकी है। वहीं खून के छींटे कमरे की दीवारों पर मिलने से पुलिस को शक है कि कहीं हत्या का मामला ना हो। हालांकि अभी पुलिस इस पूरे मामले पर छानबीन कर रही है, तहकीकात में लगी है। फॉरेंसिक टीम भी मामले की जांच पड़ताल कर रही है। अब क्या कुछ आता है, फॉरेंसिक टीम क्या कुछ खुलासा करती है, देखना अहम होगा। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रदीप माहेश्वरी बलौदा बाजार से जुड़ चुके हैं। प्रदीप, क्या कुछ है ये पूरा मामला, क्योंकि लोगों में बेहद आक्रोश है, महिला की लाश मिलने से लोगों में बेहद आक्रोश है, क्या कुछ है ये पूरा मामला? मैं आपको बता दूं कि ये अकेले में दतरंगी गांव का मामला है, जहाँ पर महिला अकेले रहती थी। उनके परिवार के लोग चीनी खाने के लिए बम्बई गए हुए हैं और इसके दौरान जब ये 3-4 दिन पहले गांव के लोगों ने इस महिला को देखा गया, मालती वर्मा को। उसके बाद जब नहीं देखा गया तो जब आसपास में जब बदबू आने लगी तब लोगों ने देखा कि महिला नहीं दिख रही है। तो आज घर को उनको दरवाजा तोड़ के देखा तो महिला की सब सफेद लाश पड़ी हुई थी, जहाँ पर दीवारों के चारों तरफ खून के धब्बे का मतलब लगता है कि उसकी हत्या की गई थी और सामान के बहुत सारे सामान वहाँ से गायब मिले। तब जब थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई तब जब देखा गया प्रथम दृष्टया तो हत्या का लगा था। इस पर तत्काल फॉरेंसिक टीम रायपुर की आई, इस पर जांच पड़ताल की जा रही है। तो निश्चित है कि यहाँ पर लगातार इस वक्त घटना जो मिल रही है कि हत्या का मामला दिखता है प्रथम दृष्टया। बिल्कुल प्रदीप, इलाके में दहशत का माहौल है, लेकिन ये भी जानना बेहद जरूरी है कि महिला करती क्या थी। और क्योंकि 4 साल से महिला अकेले ही इस कमरे में रहा करती थी, 4 साल से इस महिला इस कमरे में रहती थी और तब तक कोई हादसा नहीं हुआ। तो महिला का क्या कुछ पेशा था, नाम क्या कुछ था, क्या कुछ जानकारी महिला के बारे में सामने आ रही है? मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक कल्चर है कि गांव के घर के जो बड़े लोग होते हैं, वो जो बड़े जवान होते हैं, जीने खाने के लिए बम्बई या हैदराबाद बड़े शहरों में जाते हैं और जो घर की जो बुजुर्ग महिला होती है घर की रखवाली करती है, किसी का जो किसी व्यक्ति ने फायदा उठाया और उस महिला की हत्या करके पूरे सामान की चोरी चमारी किया जाता लगता है। तो क्या प्रदीप, महिला के घर से कोई सामान गायब है, क्या चोरी की भी वारदात सामने आ रही है? मैं आपको बता दूं बहुत सारे सामान गायब हैं और जिस प्रकार से महिला का सब सौ पड़ा हुआ था, चारों तरफ खून के धब्बे थे, तो इससे निश्चित है कि हत्या की गई थी और पूरे सामान को किसी ने अंजाम दिया। जो व्यक्ति जो व्यक्ति चोर है, जो घटना को अंजाम दिया, वो निश्चित ही जानकार रखता है, उसकी गाँव को ही लगता है। पुलिस विवेचना में जुटी हुई है, फॉरेंसिक टीम भी आ गई, निश्चित ही 1-2 दिन के अंदर हत्या का खुलासा होने की संभावना है। और प्रदीप, क्या परिजनों की तरफ से क्या कुछ बयान सामने आ रहे हैं? परिजनों का क्या कुछ कहना है? क्या कोई किसी से बातचीत हो पाई है? आपको बता दूं कि परिवार में अकेले रहती थी महिला और इनके पूरे जो बच्चे हैं जो चीनी खाने गए थे, आसपास के मोहल्ले के जो लोगों ने पुलिस की रिपोर्ट दर्ज की थी और रिपोर्ट दर्ज करने के बाद ही पुलिस ने आगे की कार्रवाई की और 100 को गाँव के लोगों के द्वारा, समाज के लोग, वर्मा समाज के द्वारा संस्कार किया गया है। परिवार में अकेले रहती थी महिला और अकेला का ही फायदा उसने किसी हत्यारा को उठाया और इस पर घटना को अंजाम दिया। बिल्कुल प्रदीप, अगर हो सकता है कि चोरी का ये पूरा मामला हो और हत्या भी इसमें कर दी गई हो, क्योंकि चोर पकड़े गए होंगे। फॉरेंसिक और पुलिस दोनों की टीम जांच पड़ताल कर रही है। फॉरेंसिक और पुलिस टीम का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर? ठीक है, आपको बता दें एसएसपी जो हिंद सागर सिद्धार्थी ने जिसका हमने बाइट लिया था तो उन्होंने बताया था कि निश्चित प्रथम दृष्टया तो हत्या का लगता है। चारों तरफ महिला खून के धब्बे दीवारों में दिख रहे हैं और फोरेंसिक टीम रायपुर से आती है, सबके जब एक ही मार्च फोरेंसिक टीम में रायपुर से आके विवेचना कर रही है और निश्चित है कि हत्या करने के बाद इसका खुलासा बहुत जल्दी हो जाएगा। बहुत शुक्रिया प्रदीप आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। आप निगाह बनाए रखिए। खबरों बढ़ते आगे, खबर रायपुर से है, जहां महिलाओं को नौकरी का झांसा देकर ठगी की गई है। निवासी कोमल सेंद्रे ने थाना पुरानी बस्ती में रिपोर्ट दर्ज कराया है और बताया है कि जनवरी 2024 में राजधानी के कुशालपुर निवासी शोभा ठाकुर नाम की महिला BSUP कॉलोनी में आकर अपना परिचय नारी शक्ति संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में देती हुई और कॉलोनी में रहने वाली महिलाओं की मीटिंग लेकर यह योजना बताई कि आप लोगों को घर बैठे सिलाई, आचार बनाने, पैकिंग करने तथा अन्य भी रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा और उनको सदस्य बनाने के लिए उनसे 100 रुपए प्राप्त कर
नारी शक्ति संगठन रसीद भी दिया गया। उसके बाद लोगों के नाम पर खाता खुलवाने के लिए उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड और फोटो लेकर नया सिम कार्ड के लिए उन्हें 250 रुपए उनसे लिया गया है। उसके बाद भी रोजगार नहीं मिलने पर जब कॉलोनी की महिलाएं नारी शक्ति कार्यालय भाठा गांव जाकर अपने पासबुक, एटीएम कार्ड एवं सिम कार्ड वापस करने की मांग करती है तो शोभा ठाकुर टाल मटोल करने लगती है। वही मामले पर कार्रवाई करते हुए महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित डीएड बीएड संघ सूरजपुर ने 33,000 शिक्षकों की भर्ती सहित 7 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम सूरजपुर कलेक्टर के आदेश पर तहसीलदार समीर शर्मा को ज्ञापन सौंपा है। बता दें कि छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित बीएड संघ सूरजपुर ने अपने ज्ञापन के अपनी मांगों को शासन तक पहुंचाने और जल्द से जल्द राज्य में शिक्षकों की भर्ती लागू करने की मांग की है। मांग पूरी नहीं होने पर प्रशिक्षित बीएड संघ के प्रदेश अध्यक्ष दाऊद खान के नेतृत्व में राज्य स्तरीय उग्र आंदोलन करने की भी चेतावनी दी गई है। अध्यक्ष मैं ओम प्रकाश साहू। आज हमारी यहाँ रैली का मुख्य उद्देश्य ये था कि सरकार के द्वारा विधानसभा और लोकसभा में शिक्षक भर्ती को लेकर के जो लंबे चौड़े घोषणा वादे किया गया था, घोषणा पत्र में उनका था 57,000 और 33,000। तो हम लोग का कहना है कि उन्होंने कहा था कि हम ये सत्र स्टार्ट होने से तुरंत 2 महीने के अंदर ही हम इस भर्ती को पूरा चालू करेंगे, लेकिन अभी तक 33,000 की भर्ती प्रक्रिया चालू होना तो दूर, युक्ति युक्तकरण के तहत इन्होंने जितने शिक्षक के पद खाली था उसको समाप्त करने की पूरी मंशा बना ली है। और 2008 के सेटअप के तहत ये एक विद्यालय में एक प्रधान पाठक और एक शिक्षक प्रोवाइड करा रहे हैं। अब इसमें 5 क्लास होता है, प्राइमरी में भी है ना, 1 से 5वीं तक। एक शिक्षक 5 कमरे को एक साथ कैसे संभालेगा? प्रधान पाठक तो पूरे काम ऑफिशियल करने में लगे रहते हैं, जबकि पहले का सेटअप 3 और 1 4 का है, मतलब 4 शिक्षक को घटा करके सीधे 1 करना चाहते हैं। सूरजपुर जिले में प्रशिक्षित डीएड बीएड संघ जो है उन्होंने 33,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए और 2008 की शिक्षा नीति में परिवर्तन के संबंध में ज्ञापन दिया है कि जल्द से जल्द भर्ती की जाए और शिक्षा विभाग में जो पुरानी योजनाएं हैं जिनको बदला जा रहा है उन्हें यथावत रखा जाए। इसके लिए इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया है। वही खबर अंबिकापुर से है, जहां शिक्षक दिवस के अवसर पर भरतपुर सोनहत विधानसभा क्षेत्र की टॉपर छात्राओं को विधायक रेणुका सिंह द्वारा स्कूटी देने की घोषणा का वादा भले ही पूरा ना हुआ हो, पूरा हो गया हो, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इस तरह के प्रतीकात्मक उपहार वास्तव में छात्रों के भविष्य को संवारने में कारगर साबित होते हैं। विधायक बनने के उपरांत मैंने इस क्षेत्र में जो कमियां देखी, मुझे लगा कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। तो बच्चों में प्रतिस्पर्धा लाने के लिए मैंने एक छोटा सा अनाउंस किया कि टॉपर विद्यार्थियों को स्कूटी दूंगी, मोटरसाइकिल दूंगी। तो जनकपुर की 2 लड़कियों ने अच्छा अंक लाया और आज शिक्षक दिवस के अवसर पर मैंने उन्हें सम्मान स्वरूप और आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा स्वरूप मैंने स्कूटी की चाबी उनको दी है। चुनाव के समय मैंने चाक बखार को जिला बनाने की घोषणा की है। ये केवल महज वोट लेने के लिए, विधायक बनने के लिए नहीं, बल्कि इस क्षेत्र की आवश्यकता को समझते हुए मैंने चाक बखार की घोषणा की। जब मैं जिले की कल्पना कर सकती हूँ तो इस बात की भी मैं कल्पना की कि शिक्षा के क्षेत्र में हमें और अधिक कुछ करने की ज़रूरत है। तो मैंने आने वाले समय के लिए 10वीं 12वीं के जो टॉपर बालक और बालिका, ये मननगढ़ विकास खंड के जो हमारा विधानसभा क्षेत्र है और उधर कोरिया जिले का जो सोनहत विकास खंड है, दोनों जिले के दोनों क्षेत्रों के लिए मैंने एक उनकी पसंद का लैपटॉप देने की घोषणा की है। और साथ में प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से मुलाकात, उनके साथ चाय और फिर उन्हें हवाई जहाज से दिल्ली की यात्रा कराऊंगी, दिल्ली के प्रमुख स्थलों को उनको दिखाऊंगी और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि माननीय प्रधानमंत्री जी से भी उनके लिए समय ले लूँ। ये एक उड़ान है और पंख लगाने की जिम्मेदारी मैंने यहाँ के सभी शिक्षकों को दिया है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ को ऑस्ट्रेलिया भूमि में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।